तो देखिए आपके सामने जो क्वेश्चंस दिख रहा है, क्वेश्चंस क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कहाँ? तो कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो मान लो कोई भी हम एक कनकेव मिरर बना लेते हैं, ठीक है, यानी अवतल दर्पण, ठीक, ये कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर में 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी जो इमेज बन रही है, इमेज वो 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो कहीं भी एक इमेज होगी जो कि 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। अच्छा, फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट जो है वो 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्पीड से दौड़ता है, तो इमेज का स्पीड बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक आपके पास मान के चलो कि कोई भी एक मिरर था आपका, ठीक है, सपोज यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिरर है आपके पास, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इमेज जो बनता है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है। इमेज जो है वो कहाँ बनता है? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट अगर दौड़ना स्टार्ट किया 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो इमेज की स्पीड क्या होगी? पहले क्वेश्चन समझना ही बड़ी चीज़ है, क्वेश्चन समझ के आंसर्स बहुत आसान है। चलो अब इसका सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है, अच्छे से। एक हम बनाते हैं मिरर, ठीक, कोई भी एक कनकेव मिरर, अच्छे से प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये पोल, यहाँ पे हमने एक रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक। तो u की वैल्यू जो हुई वो 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बना है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर कनकेव मिरर है और इमेज पहले बन रहा है, ठीक है, तो सिंपल सा बात है ये उल्टा बनेगा, क्योंकि 30 सेंटीमीटर पे है और इधर बन रहा है ये, तो उल्टा बना ही होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं इमेज दूर भागता है, ठीक है, और नज़दीक, एकदम नज़दीक आ जाओगे तो फिर तो इमेज वर्चुअल बन जाता है। तो मान लो इमेज डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर पे है, तो ये भी निगेटिव, ठीक। अच्छा, अब आपको बता रहा है कि स्पीड जो है, मान लो स्पीड मान लेते हैं, एस से स्पीड लिख देते हैं, भी लिख सकते हैं, किसकी? तो ऑब्जेक्ट की, यू ऑब्जेक्ट, या फिर ओ लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड इमेज की क्या होगी, ये आपको निकालना है, ठीक। एक चीज़ हम आपको टर्म बता दें जो कि आपको हमेशा काम आएगा। अगर आपको स्पीड ऑफ एन इमेज निकालना है, मतलब अगर आपको इमेज का स्पीड निकालना है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, m² इंटू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कहने का मतलब, m क्या है? मैग्निफिकेशन, यानी आवर्धन। m है मैग्निफिकेशन, ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है? आवर्धन। तो m मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर दीजिए और ऑब्जेक्ट के स्पीड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इमेज की स्पीड निकल जाती है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड तो आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बस आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन फाइंड करने की बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है मिरर के लिए, या तो h2/h1 या -v/u, ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है। अच्छा, h2h1 तो दिया नहीं है, vu दिया है, तो इसी पे बना लेते हैं। तो माइनस का माइनस छोड़ दिए, v को -10 लिख दिए और u को -30 लिख दिए, ठीक है। ये से ये गया, फिर भी माइनस में बच जाएगा 10 × 30 यानी -1/3। चलो ये निकल गया मैग्निफिकेशन। अब स्पीड जो है वो इमेज की क्या होगी? भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, जो आपकी मतलब एक इंडिकेशन कर दी है और क्या की इमेज की। तो इमेज की स्पीड क्या होगी? तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऑब्जेक्ट के स्पीड को। अच्छा, तो मैग्निफिकेशन आया -1/3, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, और ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो दी हुई है 9, ठीक है, यहाँ पे दी हुई थी 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रिजल्ट आएगा 1/9/9, 9 से 9 कट गया, तो फाइनली रिजल्ट आया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इमेज की स्पीड होगी। बहुत आसान है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि स्पीड जो होती है वो इमेज की वो क्या होती है, तो मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर में ऑब्जेक्ट के स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह से आगे अगर आप देखो, आपने 10 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अगर आप 11 नंबर क्वेश्चंस पे चलो, 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान है, ठीक है। ये सब कब कब पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सब बगल में लिखा हुआ है। अ स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर बनाया हुआ है, इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन द फिगर, मतलब एक स्फेरिकल मिरर को यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है। तो इस स्फेरिकल मिरर में ये कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर, फिगर देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बाहर से अगर कलर किया हो तो ये कनकेव मिरर ही है, यानी अवतल दर्पण, ठीक है। अच्छा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट विल बी द नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, नहीं क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ये एक मिरर, स्फेरिकल मिरर है, इसमें तुमने ये मिरर जो बनाया है ये कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट की नेचर क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट रियल है कि रियल इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मतलब वास्तविक और उल्टा है या काल्पनिक और सीधा, यही बताना है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, उसके अलावा इसमें मैग्नीफिकेशन बताना है, एक तो इसकी नेचर बतानी है कि रियल एंड इन्वर्टेड कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दूसरा मैग्नीफिकेशन, मतलब ये इमेज जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, या बराबर बनेगा, ये बताना है। चलो देखते हैं, सिंपल सा बात है, फिगर देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कनकेव मिरर है, ठीक। इस कनकेव मिरर में देख के ही समझ में आ रहा है कि इसकी सेंटर यहाँ रही होगी, ठीक है। इसकी सेंटर 8 के अप्रोक्सीमेटली 8 के पास रही होगी। और आप इसको जूम करके देखो, ठीक है। इसकी जो आप नोटिस करो इस फिगर को, तो जहाँ तक अंदाज है यहाँ पे इसकी सेंटर होनी चाहिए, ठीक। और ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ठीक। और ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसका मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में है, मतलब अनंत, इनफाइनाइट। अच्छा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज पक्का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, तो इधर कहीं फोकस इसका रहा होगा, इधर मान लो यहाँ पे फोकस रहा होगा, तो इमेज जो है इसकी इधर बनेगी। अच्छा, और जब कनकेव मिरर, अवतल दर्पण में आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, कहीं इधर फोकस होगा, मान लो 4 के पास, तो यहाँ फोकस, और इसके बीच की जो इमेज होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, डेफिनेटली क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड, है ना, रियल और इन्वर्टेड, और थोड़ा छोटा ही बनता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नज़दीक लाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो बराबर बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाते हैं तो बड़ा बनता है, लेकिन उससे पहले तो छोटा ही बनता है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, सीधा बात है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड, कहाँ गया, एक मिनट, तो रियल एंड इन्वर्टेड ये, लेकिन रियल इन्वर्टेड के साथ साथ ये बड़ा नहीं बना है, छोटा, और ऑप्शन में है मैग्नीफाइंड मतलब बड़ा, तो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइंड तो नहीं होगा, रियल इन्वर्टेड और अनमैग्नीफाइड होगा, क्योंकि बड़ा नहीं बना है, छोटा, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा होता है, तो आंसर ये वाली हो जाएगी, ठीक है। रियल इन्वर्टेड एंड अनमैग्नीफाइड मतलब बड़ा नहीं है, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड तो समझ रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में आ रहा है, तो इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बनेगा, तो ये इमेज तो रियल इन्वर्टेड, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाकी आप क्वेश्चन आराम से खुद से बना सकते हो, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, रुके छोटा कर देते हैं। चलिए, सिर्फ ये वाली जो क्वेश्चंस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस आपके सामने है, लाइट ट्रेवल्स इन 2 मीडिया M1 एंड M2 विद अ स्पीड 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट जो है वो 2 मीडियम में ट्रैवल कर रही है। पहले M1 में ट्रैवल की, फिर M2 में ट्रैवल की। M1 में इसकी वेलोसिटी इतनी थी, M2 में इसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो क्रिटिकल एंगल बताना है, ठीक है। अब देखिए, अब 2 मीडियम है, मान लीजिए एक मीडियम M1 है, ठीक,
और एक मीडियम M2 है, दो मीडियम है आपके पास M1 M2। इसमें लाइट की जो वेलोसिटी है इसको V1 लिख देते हैं और इसमें V2 लिख देते हैं। इसमें लाइट की वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसमें है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये इसकी वेलोसिटी हो गई V1 और V2। अच्छा, अब एक सिंपल सा बात है कि वेलोसिटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो जिसकी वेलोसिटी जहाँ ज़्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो वेलोसिटी यहाँ 1.5 है और यहाँ 2 है, तो इस यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 और यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान ले, यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान ले, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी ज़्यादा होगी। μ1 और μ2 में μ1 की ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली वहाँ पे कम जाएगी, है ना। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई ज़्यादा, सॉरी वेलोसिटी कम है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हो गया इसका मतलब ई हो गया डेंसर और ये हो गया रेयर, यानी ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, ये आपकी रेयर मीडियम हो गई। अच्छा, अब क्रिटिकल एंगल का मैंने फॉर्मूला बताया था IC, ठीक, साइन इनवर्स, ठीक है, और लाइट जिस मीडियम में जाती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखते हैं। तो अब एक बात बता हमको कि लाइट डेंसर से जब रेयर में जाती है तभी तो क्रिटिकल एंगल होती है, जब डेंसर से रेयर है। इसकी कंडीशन थी कि लाइट डेंसर से रेयर ही जानी चाहिए क्रिटिकल एंगल के लिए, यानी कि डेंसर से रेयर जाना चाहिए, मतलब इससे इसमें जाना चाहिए, डेंसर से रेयर यानी μ1 से μ2, तो μ2 ऊपर लिखाएगा, ठीक है, और यहाँ μ1 लिखाएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन μ1 और μ2 तो देवल नहीं है, देवल है V1 और V2, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करेंगे और वो फॉर्मूला क्या होगा कि जब देखो वेलोसिटी का उल्टा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला को वेलोसिटी में बदलेंगे तो μ1 μ2 बाई जो μ1 है वो V1 बाई V2 में बन जाएगा। ठीक, कैसे देखो, जैसे V प्रोपोर्शनल टू 1/μ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं μ प्रोपोर्शनल टू 1/v। अच्छा, इस साइन को अगर हम इक्वल में चेंज करें तो कांस्टेंट डाल दिए 1/v। अच्छा, इसी तरह से μ का वैल्यू k इंटू 1/v, तो पहले मीडियम के लिए अगर चले तो k इंटू 1/v1 और दूसरे मीडियम के लिए चले तो k इंटू 1/v2। ठीक। अच्छा, अब μ2 और μ1 का वैल्यू यहाँ से डाल दे, ये वाली वैल्यू μ2 का यहाँ डाल दे, ये वैल्यू μ1 का डाल दे, डाल के रख लो, आ जाएगा V1/V2। अच्छा, V1/V2 फार्मूला आ गया, अब V1 डाल देना है और V2 डाल देना है। तो V1 फार्मूला है 1.5 इंटू 10⁸ और V2 दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁸। 10⁸ गया, डेसिमल से डेसिमल गया, तो रिज़ल्ट आया साइन इन्वर्स 15/20। ठीक, 15/20। अगर अब इसको काटें तो 5 से 3 बार में ये कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा, यानी रिज़ल्ट आ जाएगा साइन इन्वर्स 3/4। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं कि साइन इन्वर्स 3/4 कहीं आंसर है कि नहीं। तो कहीं भी साइन इन्वर्स 3/4 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, साइन इन्वर्स 2/3 है, ये कॉस इन्वर्स 3/4 है, तो साइन में तो इसको रहना चाहिए था, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हो सकता है आंसर tan में बदल के लिख दिया होगा। तो एक काम करते हैं, साइन को बदल देते हैं tan में, तो ये होता है ना P/H। ठीक है, अब निकाल दो B, तो B होता है √h² - p², तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी 7। ठीक, यानी √7 आ गया। जब हम इसको tan में बदलेंगे तो tan होता है P/H, तो P तो तुम्हारी 3 है, 3, और H निकाला, सॉरी P/B होता है, सॉरी P/B, P/B, P तुमने निकाला, P तो तुम्हारी 3 है और B तुमने निकाला √7। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाते हैं मैच कर रहा है कि नहीं, tan इन्वर्स 3/√7।
tan इनवर्स 3/√7। तो देखिए ऑप्शंस मैच कर रही है, tan इनवर्स 3/√7। तो ये आंसर। तो आप देखो बहुत सिंपल, आपने एक क्लास टाइम में भी क्रिटिकल एंगल की क्वेश्चंस बनाई थी बहुत सिंपल तरीके से, आप यहाँ भी क्रिटिकल एंगल की क्वेश्चंस बता रहे हो। तो देखो कैसे कंफ्यूज किया, आप फॉर्मूला पढ़ते थे μ1/μ2, यहाँ हो गया μ2/μ1। तो हम ये सब आपको ये डायग्राम के रूप में समझाए कि हाँ, फिर इस फॉर्मूला को मैंने v1/v2 में कन्वर्ट किया। अच्छा, v1/v2 में बदलने के बाद मैंने वैल्यू निकाला, वैल्यू निकालने के बाद इसकी रिजल्ट साइन इन्वर्स में आई, लेकिन आंसर साइन इन्वर्स में मैच नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने इसको tan में बदला। तो इस तरह से जो IIT की क्वेश्चंस होती है या नीट की क्वेश्चंस होती है वो आपको घुमाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक। जब स्क्रीनशॉट हो जाएगा तब अब इस क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आज हम आपको इतना ही क्वेश्चंस करवा पाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा मूड अपसेट लग रहा है, थोड़ा थके थके लग रहे हैं, तो क्वेश्चंस हम आपको आज फिलहाल इतना ही करवा पाएंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए हम लोग कल मिलते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको करवाया जा रहा है उस क्वेश्चंस को कंप्लीट रखिए, कोशिश कीजिए कि वीडियो को थोड़ा शेयर करिए जहाँ तक पॉसिबल है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।